वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 8th क्लास का भी हिस्ट्री हम लोग जो है चला रहे हैं। तो 8th क्लास का दूसरा चैप्टर था और इसका जो पार्ट सेकंड हम लेकर आए हैं, ठीक है। इसमें हम जो आगे की चर्चा थी, जो आगे की जो चीजें छूट गई थी, उसमें हम जो है इसमें हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं कि जो व्यापार से साम्राज्य तक में किस तरीके से जो है प्लासी जो था, प्लासी का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद किस तरीके से जो है अंग्रेजी जो हुकूमत थी उस समय, और किस तरीके से अंग्रेजों ने अपना जो विस्तार, कंपनी का जो विस्तार करना जो है शुरू किया, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। हाफ हाफ करके जो ये वाला जो चैप्टर है उसको हाफ हाफ करके दो पार्ट्स में इसलिए बनाया गया ताकि एक बार में आपको चीजें जो है उल्ट पुल्ट ना हो दिमाग में और अच्छे से समझ में आ जाए दो पार्ट्स में, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, उबाऊ महसूस होता है, क्योंकि हिस्ट्री का चैप्टर है। तो जितना अच्छे से तरीके से और जितना छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग सीखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट में हम इसको कवर कर देंगे। आज जो है इसको कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हम थर्ड जो चैप्टर होगा उस थर्ड चैप्टर को लेकर आएंगे आपके लिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अभी तक बात की कि किस तरीके से जो प्लासी का युद्ध हुआ वो निर्णायक साबित हुआ, और किस तरीके से फिर उसके बाद जो है प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध के बाद किस तरीके से जो है जो ब्रिटिश जो कंपनी थी उसने किस तरीके से अपना जो है रुतबा जो है कायम किया। तो कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, एक टॉपिक है। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कैसे? नवाब बनने का क्या मतलब था? सीधी सी बात है, इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों चीजें आ गई, ठीक है। कंपनी के कर्मचारी खुद को नवाबों की तरह देखने लगे थे। जो छोटा कर्मचारी होता था ना, वो भी खुद को नवाब की तरह देखता था, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद जो असली जो नवाब थे उनसे जो है जमीन और जो पैसा था उसकी डिमांड की जाने लगी, ठीक है। और जो खुद रॉबर्ट क्लाइव जो थे, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव ने खुद जो है बेहिसाब पैसा जमा किया, ठीक है। जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आए थे 1743 के आसपास, 1743 में जब वो भारत आए तो उनकी जो रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनकी उम्र 18 साल थी, ठीक है। और 2 बार वो जो है गवर्नर जनरल रहा है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और 1767 में जब वो वापस गया तो उसके पास काफी दौलत इकट्ठी हो चुकी थी, ठीक है, बहुत ज्यादा। और उसके बाद तो मतलब आप ये समझ लो कि 1772 में उसके ऊपर इस चीज को लेके भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, और जो ब्रिटिश संसद में इसके जो है उसको जो है उसको उस चीज को लेके जो है सफाई देनी पड़ी, ठीक है। 1774 में उसकी हत्या भी कर दी गई इसी के चक्कर में, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि किस तरीके से जो है अंग्रेजों ने जो अपना सत्ता जो है कायम की, और किस तरीके से वो नवाब बने, और नवाब बनने के बाद उन्हें बेहिसाब जो है दौलत यहाँ से जो है कमाई भारत से, ठीक है। तो सभी जो थे, सभी जो है क्लाइव की तरह ही नहीं थे। जितने ज्यादातर जो अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि भारत से मतलब ठीक ठाक पैसा कमाएं, और यहाँ से जाने के बाद जो है अपनी जो जिंदगी है वो ठीक से गुजर बसर और सुकून की जिंदगी वो लोग लौटकर अपनी वहां पे बिताएं। इनको जो यहाँ से जो लोग गए ना वहां पे, उनको नवाब कहा जाता था, नवाब, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है ये नवाब जो था ना, नवाब का ही रूप है नवाब। इनको नवाब कहा जाता था वहां इंग्लैंड में, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो है कंपनी का फैलता शासन। कंपनी का फैलता शासन 1757 से लेकर 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों जो है पर सीधा हमला नहीं किया गया, बल्कि
भारतीय रियासतों के अधिग्रहण के लिए पहले विभिन्न जो राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया गया। बक्सर की जो लड़ाई है, आपको पता है कि 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। उसके बाद जो था, कंपनी ने भारतीय रियासतों में जो है रेजिडेंट जो है वो तैनात कर दिए। ठीक है, इनका क्या काम होता था? तो ये जो रेजिडेंट हुआ करते थे, ये कंपनी के राजनीतिक और व्यवसायिक जो प्रतिनिधि होते थे, उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामले में भी जो है दखल देने लगे। कैसे? वो चाहते थे कि उनके हिसाब से नवाब बने या उनके हिसाब से राजा बने। ठीक है, उनके हिसाब से जो था शासन को चलाया जाए। ठीक है, जमीनें उनके हिसाब से जो है विस्तारित की जाए, या जमीनों को उनके हिसाब से जो है दिया जाए, या उसके ऊपर जो फसल उगाई जाए। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो इनकी बातों को नहीं मानता था और जो इनके हिसाब से नहीं चलता था, ये क्या करते थे कि उनके ऊपर सहायक संधि थोप देते थे। जो रियासत इनकी बातें मान लेती थी, या कह सकते हो कि जो रियासत इनके हिसाब से जैसे चलती थी, या जो इनके हिसाब से रियासत जो है इनकी बातें जो है मान लेती थी, वो और उसे जो है स्वतंत्र सेनाएं रखने का जो अधिकार नहीं था। ठीक है, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर पैसे में चूक होती थी या पैसा देने में वो लोग चूक जाते थे, तो वो क्या करते थे कि इनकी जो नवाब होते थे या जो वहां के जो शासक होते थे, उनकी जो इलाका जो था ना उनका, वो हड़प लिया जाता था, जैसे अवध और हैदराबाद के साथ किया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे टीपू सुल्तान, जो शेरे मैसूर के नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में। जब कंपनी को अपने हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का जो है रास्ता भी अपनाया था, जैसे मैसूर राज्य के साथ हुआ। तो मालाबार तट पर होने वाला जो व्यापार था, मैसूर के नियंत्रण में था। ठीक है, वो मैसूर के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी जो है काली मिर्च और मसाले या इलायची वगैरह जो था वहां से खरीदती थी। तो 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन, काली मिर्च, इलायची इत्यादि के जो निर्यात होते थे ना, उस पर रोक लगा दी। ठीक है, और स्थानीय जो सौदागरों को भी मना कर दिया कि उनके साथ कोई भी जो है लेन देन वाला काम नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ इनके घनिष्ठ संबंध थे टीपू सुल्तान के। तो जो है घनिष्ठ संबंध इन्होंने बनाए फ्रांसीसियों के साथ, और जो है अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। इससे अंग्रेज जो थे ना और ज्यादा आग बबूला हो गए। ठीक है, उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे, वो दोनों बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी उनको नजर आते थे अंग्रेजों को, और उनको अंग्रेजों को लगता था एक घमंडी और खतरनाक भी है। ठीक है, तो मैसूर के साथ अंग्रेजों की जो है लगभग 4 जंगें हुई हैं। 4 जंगें हुई हैं। ठीक है, जो 1767 से लेकर 1769, 1780 से लेकर जो 84, और 1790 से लेकर 92 और 1799। ठीक है, 4 जंगें हुई हैं। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग जो थी वो कंपनी ने जीती थी, बाकी तीनों जंगें हार गई थी या उनके साथ समझौता हुआ था। ठीक है, और जो चौथी जो जंग थी ना, वो श्रीरंगपट्टनम की, वो कंपनी ने जीती, और टीपू सुल्तान को कैद कर लिया गया और उनको मार दिया गया। मैसूर का जो राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में चला गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, अब बात करते हैं मराठों की। मराठों से भी लड़ाई हुई। ठीक है, एक के बाद एक जो है कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध जो था वो 1782 में
साल बाई संधि के जो साथ वो खत्म हुआ, और जिसका जो निर्णय था किसी के पक्ष में जो नहीं गया। दूसरा जो अंग्रेज मराठा युद्ध था वो 803 से 805 में हुआ। कई मोर्चों पर जो है ये लड़ा गया था। इसके बाद उड़ीसा और जो यमुना के जो उत्तर में स्थित जो आगरा और दिल्ली के जो भूभाग थे वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। ठीक है, 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में जो मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर जो है कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब बिंद के दक्षिण में स्थित जो पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। ठीक है, तो ये था मराठों के साथ की जो है लड़ाई। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वोच्चता का दावा कि किस तरीके से जो कंपनी थी वो किस तरीके से सर्वोच्चता का दावा करती थी। सर्वोच्चता का दावा तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे 1813 से लेकर 1823 तक ये गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है, के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपनी हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास जो है मानते थे। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं विलय नीति के बारे में। ठीक है, तो अधिग्रहण की आखिरी लहर जो थी वो 1848 से 1856 के बीच जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। जैसा कि आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी को जो है विलय नीति का जो है कह सकते हो, विलय नीति का जो अधिकारी इनको कह सकते हो। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया जाता है। यह सिद्धांत इस तर्क पर था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो कोई पुरुष वारिस अगर नहीं है तो उसकी रियासत को हड़प लिया जाएगा, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। तो इस सिद्धांत के आधार पर जो था, इन्होंने क्या किया कि सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में और नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया। और 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, यही कारण था कि जो अवध के जो शासक थे और उनके जो लोग, अवध के जो रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने इस संधि से जो है परेशान होकर या इससे जो है नाखुश होकर इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं नए शासन की स्थापना। नए शासन की स्थापना तो हम देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है 1773 से 1785 जो गवर्नर जनरल रहे, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिसने कंपनी की ताकत को फैलाने में अहम भूमिका जो है अदा की थी। ठीक है, ब्रिटिश इलाके को मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में जो ब्रिटिश इलाके जो थे ना वो मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। उसके ऊपर गवर्नर जनरल था और वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय जो है सुधार किए थे। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे।
1772 में नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस जो व्यवस्था में प्रावधान जो है किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालत होगी और एक दीवानी अदालत होगी। ठीक है, दीवानी अदालत के जो मुखिया थे यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए जो है भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में जो है कार्य करते थे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है की गई थी। ठीक है, तो भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा पद होता था। ठीक है, जैसे नाम से आपको पता चलता है कि उस समय जो है कलेक्टर का जो बहुत बड़ा जो है सबसे बड़ा पद कलेक्टर का होता था, जो भारतीय जिला होता था। और इसका जो मुख्य काम था लगान और कर इकट्ठा करना और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारी और दरोगा की सहायता से जिले में जो है कानून व्यवस्था बनाए रखना इसका मुख्य काम था। ठीक है, समझ लिया आप लोगों ने। तो जो किस तरीके से जो है उस समय जो इनका शासन चलता था, किस तरीके से जो है कानून व्यवस्था था। ठीक है, किस तरीके से जिले को रखा जाता था, किस तरीके से जो है चीजें हुआ करती थी उस टाइम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कंपनी की फौज के बारे में। कंपनी की फौज, पहले आप लोग क्या देखते हैं? पहले हम लोग देखते हैं जो जब ये कंपनी नहीं थी, कंपनी जब अंग्रेज नहीं भारत में आया था, उससे पहले जो शासन जो शासक होते थे वो अपने सैनिकों को कैसे रखते थे? तो पहले वो उनके पास घुड़सवार होते थे, हाथी सवार होते थे। ठीक है, पैदल सेना में कुछ टुकड़ियां भी होती थी, लेकिन वो उनकी संख्या काफी कम होती थी। ज्यादातर घुड़सवार होते थे जो भाला, तीर, कमान, इस तरीके से तलवार वगैरह इस तरीके से जो चीजें लेकर चलते थे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो मुगल शासक रहे हैं उन्होंने किस तरीके से चीजों को देखा, किस तरीके से उन्होंने वो चीजें की। अब जो थी स्थिति वो बिल्कुल विपरीत होने वाली थी। ठीक है, तो अंग्रेज जो थे वो अपनी सेना को जो है सिपाही कहते थे। ये तो जाहिर सी बात है कि जो ये सिपाही से ही बना हुआ शब्द है, सिपाही कहते थे ये लोग। ठीक है, और हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का जो है प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जो जीवन था वो पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। इस समय पैदल टुकड़ी का ज्यादा महत्व होता था। पहले हम देखते कि घुड़सवार वगैरह हुआ करते थे, लेकिन इस समय जो था वो पैदल टुकड़ी का ज्यादा महत्व बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो इन्होंने जो काफी चीजें जो है बदलनी शुरू कर दी, जो पहले के मुकाबले और जो अब के मुकाबले काफी इन्होंने चीजें बदलनी शुरू कर दी। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम निष्कर्ष के बारे में बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक और हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में जो है भाप के इंजन आए। ठीक है, भाप के इंजन ने तो मतलब मान लो कि जैसे जिंदगी पूरी ही बदल दी। और आने वाले टाइम में हमने देखा कि काफी तेजी से जो था इनका जो है इन लोगों का जो है तादाद बढ़ी भारत में। और उस समय जो है 63% भौगोलिक जो क्षेत्र था ना भारत का, उस पर जो है अंग्रेज जो है बसे हुए थे। और 73% जो भूभाग था उस पर इनका कब्जा था। 78% लगभग 78% भूभाग पर इनका कब्जा हो चुका था। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो भाप का इंजन था वो पहले जो आने में यहाँ पे 6 से 8 महीने लगते थे ना इंडिया में, लेकिन भाप के इंजन के बन जाने पर 3 से 4 हफ्तों में ही ये लोग जो है तेजी से यहाँ पर आ जा सकते थे और जब अपना व्यापार जो है आसानी से चला सकते थे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो है व्यापार से साम्राज्य तक का जो विस्तार जो है पहले व्यापार के लिए अंग्रेज यहाँ पे आए, फिर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका जो चैप्टर था, सेकंड चैप्टर। और जो हम अब थर्ड चैप्टर बात करेंगे और उससे हम रिलेटेड बात जो करेंगे कि ग्रामीण जो जीवन था उस पर इन्होंने किस तरीके से कब्जा किया और किस तरीके से जो है लोगों को खेती करने के लिए विवश किया गया, क्या क्या चीजें उगाई गई। ठीक है, जो थर्ड चैप्टर होगा उसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही इस चैप्टर में। ये आपका सेकंड चैप्टर पार्ट सेकंड था जो अभी क्लियर हो गया। और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं।
और 8th क्लास की बुक है और ये जो है सेकंड जो है चैप्टर था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, एग्जाम बहुत सारे हैं आने वाले, तो एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, और सेहत का ख्याल रखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, बाय।